बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं इस वक्त एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर जब भी किसी भी फैमिली के अंदर डायग्नोज होता है या किसी इंसान को डायग्नोज होता है तो वो समझते हैं कि बस जी अब तो बात ही ख़त्म हो गई। अभी इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त जो है मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो है एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और ये हर इंसान के साथ होता है। जब मेटाबॉलिज्म जो है वो और कैटाबॉलिज्म एक मखसूस जो है वो एक तालमेल के साथ चलते रहते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी यंग होती है और हम बड़े बेहतरीन होते हैं। और जब जो है वो मेटाबॉलिज्म कम होता है और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होते हैं तो हम फिर बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। ये तो एक इसकी बात थी। लेकिन सम टाइम ये है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी सेल्स, जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, अब ज़ाहिर है यहाँ पे अगर सेल्स है ना तो ये अगर टूटते हैं तो यहाँ पे उतने ही नहीं बनते। लेकिन अगर एक मखसूस जगह के अंदर जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यानी जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं होती, लेकिन उस जगह पे एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो हम अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो है वो कोई मास हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकती है, कोई सिस्ट हो सकता है। तो वो एबनॉर्मल उसकी जब ब्रेन के अंदर भी जो है वो ग्रोथ होगी तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी ब्रेन ट्यूमर है। अब जो ब्रेन ट्यूमर है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं और जो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब जो कुछ जो है वो ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो जो बिल्कुल सादा होते हैं, जिनको आप बिनाइन कहते हैं, यानी सादा जो है वो रसोली हैं और वो अगर एक जगह पे हैं तो उधर ही पड़ी रहेंगी, वो डिस्टर्ब नहीं करती किसी को। और कुछ जो हैं वो जो है उनके अंदर कैंसर जो है होता है और उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। ये तो उसकी दो जो बड़ी इकसाम है। अब जहन में सवाल ये होता है कि जी ऐसी वो कौन सी सिम्टम्स हैं अगर वो किसी इंसान के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम ये समझते हैं जी कि इसको जो है वो जो है हम इसको कैंसर हो सकता है या इसकी एक मतलब है हमारा जहन जो है उस तरफ जा सकता है। तो ये अभी आपके सामने मैं 16-17 जो है वो साइन जो है वो शेयर करूँगा। लेकिन ये भी हरफ आखिर नहीं है, इसमें किसी भी इंसान पे जो कैंसर की नोयत है या जो ब्रेन ट्यूमर है उसकी जो नोयत है उसके मुताबिक जो है वो जो सिम्टम्स हैं वो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन इसका जो अतमी जो नतीजा आता है वो ज़ाहिर स्कैन्स के बाद ही समझ आता है। जब हम उसका CT स्कैन, MRI, ये बाकी जो टेस्ट हैं वो जब सामने आते हैं तो फिर पता चलता है कि ये कौन से एरिया में है, कौन सा है और फिर इसकी जो साइज़ है वो क्या है और फिर उसके लिए प्रॉपर जो है वो आगे क्या जो है वो लाए अमल जो है अख्तियार किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको हेडेक होता है, यानी सर में दर्द होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि सीजर होते हैं। कुछ पेशेंट जो ब्रेन ट्यूमर के होते हैं उनको जो है फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर नंबर 3 जो है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इंटायरली जो है वो डिफरेंट हो जाती है, यानी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों में इस तरह होता है कि जो आंखें हैं, जो विजन का प्रॉब्लम है वो होता है, उनकी जो नज़र है उसमें कोई इश्यूज़ जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ लोगों में जो है वो यादाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। कुछ लोगों में जो है मूड स्विंग्स होते हैं। अब मूड स्विंग्स जो है वो थायराइड के मसले में भी होते हैं। मूड स्विंग ज़हर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ भी होते हैं। लेकिन ये है कि अब थायराइड ज़हर है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है, वो भी ब्रेन के अंदर है। तो मूड स्विंग्स, कभी पल में तोला पल में माशा, ये एक बात है। समटाइम जो है वो टिंगलिंग होती है, स्टिफनेस होती है और वो बॉडी की किसी एक साइड पे हो सकती है। दाईं तरफ भी टिंगलिंग हो सकती है, सुइयां सी चुभ सकती हैं और जो है वो स्टिफनेस आ सकती है जिस्म के किसी एक मखसूस एरिया में। फिर जो बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है, यानी लोग जो है उनको चक्कर आते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ आगे की तरफ गिरते हैं, कोई पीछे की तरफ, कोई दाएँ कोई बाएँ, ये एक इशू हो सकता है। उसके बाद उनकी मुसलसल जो है वो नाजिया है, तबीयत जो है वो ख़राब होती है, मतली उनको आती रहती है। फिर बॉडी के अंदर फटीक होती है, हर वक्त वो थके थके रहते हैं। फिर उसके साथ एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके बाद ये है कि उनको डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेशन में। जैसे मैंने मेमोरी लॉस की बात की, तो किसी एक चीज़ पे जो है वो अपना जहन जो है उसकी त्वचा जो है वो नहीं रख सकते। उसके बाद जो है वो उनको जिस तरह वो यूजुअल कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ, तो उनको जो है वो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है। और वो अपने आप को जो है वो डिसओरिएंटेड फील करते हैं, कन्फ्यूज़्ड होते हैं, यानी कोई एक आध फैसला नहीं कर सकते। अब ये कोई नफसियाती वजह भी इसकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन ये जो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं ये मोस्ट प्रॉब्लली जो है वो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट उनमें आता है। और लॉस ऑफ जो है कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि उनकी जो अज़लात हैं उनका आपस में, फिर जो मसल्स हैं उनके अंदर जो है वीकनेस भी हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ा सवाल पैदा होता है जी कि ये तो आपने सिम्टम्स बता दिए, अच्छा जी ये ब्रेन ट्यूमर है या बॉडी की जो बाकी ट्यूमर्स हैं उनकी वजह क्या है? ये सवाल ज़ाहिर है सबके अंदर आता है। लेकिन चूँकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर को, तो आज हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर या मेन जो काज है वो ब्रेन ट्यूमर का वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका अननोन काज है, मोस्ट प्रॉब्लली यही होता है। लेकिन वो तमाम लोग जो किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ जो हैं वो जॉब करते हैं या किसी लेबॉर्ट्री में ऐसी लैब में जॉब करते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल पड़ा हुआ है,
तो उन लोगों में चांस होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरेज के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है उनका, तो उसमें जो है उनको चांसेस होते हैं कैंसर होने के। अब अगर मसलन हाई डोज है, आयोनाइज जो है रेडिएशन है, अगर वो फैमिली हिस्ट्री है उनकी कैंसर की, या ब्रेन कैंसर की जो है वो अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लली ये चांसेस होते हैं। और अगर बॉडी की किसी और ऐसे में जो है वो कैंसर हो गया, तो फिर उन लोगों में भी ये चांस होता है कि उनको ब्रेन ट्यूमर जो है वो हो सकता है। ये एक मेन काज है। अब देखिए, ये सारी बातें होगी, जब डायग्नोज हो गया कैंसर तो ब्रेन ट्यूमर, तो सबसे पहले मोस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद स्कैन करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद जो है वो सर्जरी हो जाती है। मतलब यही आज तक जो हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद जो है वो रिकरेंस हो जाता है, यानी वो फिर ट्यूमर जो है वो पहले से शिद्दत के साथ जो है वो आ गया जाता है। और उसमें एक बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर बर्नर्ड ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स हैं उनकी मिसाल जो है वो नबाताती जो है वो ग्रोथ की है। कि अगर जिस तरह एक दरख्त है उसके साथ फल लगता है, और अगर आप उस फल को काट भी दें तो वो अगले साल दोबारा लगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फल लगा है, ये जो एक्स्ट्रा मतलब ये जो फल की ग्रोथ हुई है, उसमें जो है वो रूट्स का रोल है, उसमें जो है वो बॉडी का रोल है, उसमें जो तना है उसका रोल है, या उसमें ब्रांचेस का रोल है, या उसमें सॉइल जो है उसका रोल है। ये सारी चीज़ों ने मिल के जो है एक फ्रूट को पैदा किया है। आप उसको अगर उतार भी देंगे तो दोबारा हो जाएगा। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फिलासफी जो है, ये कोई भी ट्यूमर्स है वो पूरी बॉडी की खराबी का नाम है। अगर ऑपरेट करके उसको निकाल भी दें ओके, लेकिन वो दोबारा फिर रिकरेंस होता है। अब जब रिकरेंस है, और अगर इस तरह की बात है, फिर होम्योपैथी जो है वो किसी ऐसे मरीजों के लिए जो है ना वो किसी नेमत से कम नहीं है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं इस वीडियो के जो है वो ज़रिए ये नहीं कहता कि आप ऑपरेशन ना कराएं या आप सर्जरी कराएं ना कराएं, या हम सर्जरी के ख़िलाफ़ हैं, ये बात नहीं है। हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं कि अगर उनका ऑपरेशन भी हो गया और वो रिकरेंस हो गया, और अगर वो होम्योपैथिक तरीके इलाज की तरफ आते हैं, तो होम्योपैथी जो है उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। सबसे पहले आप अगर गौर करें कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें, तो सबसे जो खैर सारी मेडिसिन अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अभी मैं यहाँ आपके पास 21-22 जो मेडिसिन है उनका जिक्र करूँगा। आपने डिटेल अगर उसको देखनी है, तो चूँकि ये वीडियो जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये आम पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए तो हो सकती है, इलाज के लिए नहीं है। और इलाज के लिए आपने अपने जो करीब तरीन जो कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, लीड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, नहीं तो ऑनलाइन हमसे रब्ता करें, तो हम आपको इंशाल्लाह एडवाइस देंगे। अब उसमें यह है कि एथुजासाइनम एक मेडिसिन है, आप इसकी जो हेड है आप उसको पढ़ सकते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर की जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। उसके बाद जो है ब्राइटा कार्ब है, ये जो है ब्रेन ट्यूमर पे इसका बहुत बड़ा असर है। बेरियम जो है आयोडाइड है। उसके अलावा बफुराना जो है ये वैसे भी ट्यूमर की बहुत बड़ी दवाई है, ब्रेन ट्यूमर की बहुत बड़ी मेडिसिन है। कलकेरिया कार्ब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो है ब्रेन ट्यूमर। उसके अलावा कलकेरिया फ्लोर है। कलकेरिया फ्लोर का जो क्रॉनिक है मतलब है रूटा, और रूटा का क्रॉनिक जो है कलकेरिया फ्लोर है। रूटा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई है, और इससे काफ़ी लोग जो हैं उनके जो ब्रेन ट्यूमर है उन पर बहुत अच्छा जो है वो पॉजिटिव असर जो है वो पड़ा है। उसके बाद कार्बो एनिमेलिस है, और उसके बाद कोनियम है, ग्लोनाइन है, काली ब्रोम है, काली आयोडाइड है। उसके अलावा जो है करियज रूट है, लेक्सिस है। और होम्योपैथी तो बहुत वसी जो है वो इफेक्ट और मेडिसिन जो है उसके मालिक है। फिर मर्कसाल है, फास्फोरस है, फिर ट्यूबरकुलिनियम है, फिर प्लम्बम मेट जो है मेडिसिन है, प्लम्बम आयोडाइड है, थूजा ऑक्सीडेंटालिस है, स्लीशिया है, स्टेफिसगेरिया है, और उसके अलावा सल्फ़र जो है वो मेडिसिन है। आप कलकेरिया फास्ट जो है वो ब्रेन ट्यूमर की बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसी तरह जो है वो मेडिसिन जो है, अगर एक पेशेंट है वो रेडिएशन पे, यानी उसको रेडियोथेरापी जो है वो दी गई है। अब रेडियोथेरापी की जो साइड इफ़ेक्ट है उनको ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में कैडमियम सल्फ है, रेडियम ब्रोम है। यानी कि अगर रेडियोथेरापी के साइड इफ़ेक्ट हैं और उसके बाद अगर पेशेंट आपके पास आता है, तो आपके पास इतनी मेडिसिन हैं जो उसकी जो रेडियो एक्टिव जो उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं रेडिएशन के, वो उनको भी दूर कर सकती है। अगर आप इसको लोटस का मटीरियल मेडिका खोलें या बाकी जितने मटीरियल मेडिकाज हैं, आप उनको खोल के देखें, आपको वाज़े तौर पे इन मेडिसिन के अंदर ये लिखा हुआ नज़र आएगा, कैडमियम सल्फ है, कि अगर वो पेशेंट जो हैं वो मुतासर हो गए हैं मेडिसिन के साथ, जो रेडियो एक्टिव जो उनको ट्रीटमेंट दी गई है, और उसके बाद अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई कम्प्लिकेशन पैदा हो गई है, तो ये मेडिसिन जो है वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। उसकी बेसिक रीज़न है कि ज़ाहिर है उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है। तो ये ब्रेन ट्यूमर जो है, इस पर हमने ओवरऑल एक बात की है। सिर्फ ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप अपना और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनका ख्याल रखें, और आपको अगर किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम नज़र आते हैं, तो आप उनको जल्द अज जल्द जो है वो करीब तरीन कोई डॉक्टर है उसके पास लेके जाएँ, उसको स्कैन कराएँ, उसकी बीमारी को समझने की कोशिश करें। अगर फर्स्ट स्टेज पे ये जल्दी अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है, तो वो उस फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी जो है वो बहुत बड़ी बात है।
और आपका किसी के लिए कुछ अच्छा लफ्ज़ बोलना या किसी की मदद करना या किसी को थोड़ा सा समझा देना, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सदका जारी है। आज हमने बात की ब्रेन ट्यूमर्स, उसकी वजूहत, उसके रिस्क फैक्टर्स और उसके सिम्टम्स के बारे में बात की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात की। और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।